नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के बोलन में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया है। इस ट्रेन में करीब 120 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बनाने का दावा बीएलए ने किया है। इतना ही नहीं, बीएलए ने सैनिकों की हत्या करने का भी दावा किया है। बीएलए ने कहा कि उसने 20 सैनिकों को मार गिराया है और एक ड्रोन को मार गिराया है। पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। ग्रुप ने कहा कि उसने ट्रेन से 182 लोगों को बंधक बना लिया था, जिनमें छुट्टी पर आए पाकिस्तानी सेना के सदस्य और अन्य सुरक्षा अधिकारी भी शामिल थे। बीएलए ने वार्निंग दी है कि उनके खिलाफ किसी भी सैन्य अभियान चलाए जाने पर सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। बलूचिस्तान सरकार के प्रवक्ता शाहिद रिंद ने एक बयान में कहा कि क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस पर पेहरो कुनरी और गदलार के बीच भारी गोलीबारी की खबरें। इस बीच कंट्रोलर रेलवे मोहम्मद काशिफ ने बताया कि 9 डिब्बों वाली इस ट्रेन में करीब 500 यात्री सवार थे। बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स ने पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया। इसके बाद पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे इस संकट से पार पाए। बलूचिस्तान और सैन्य मामलों की जानकारी रखने वाले मान रहे हैं कि इस बार पाकिस्तानी सरकार बेहद प्रेशर में है। बलूचिस्तान में अब लगभग हालात पाकिस्तानी सरकार के हाथ से बाहर निकल गए हैं। इस घटनाक्रम पर मीडिया से बातचीत में मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी ने कहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर निकल गया है। पाकिस्तानी सेना का मनोबल गिरा हुआ है। बलूचिस्तान में ट्रेन हाईजैक की घटना बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेन में 450 से 500 लोग सवार हैं और उन्हें बंधक बना लिया गया है। कह रहे हैं कि औरतों को बच्चों को छोड़ दिया है। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ने मौलाना फजलुर रहमान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की संसद के फ्लोर पर कुछ ही दिन पहले कहा था कि 4-5 जिले हैं जो अपनी आज़ादी डिक्लेयर करने वाले हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर है। भारतीय एयरटेल ने भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए अरबपति एलन मस्क के नेतृत्व वाली एरोस्पेस कंपनी स्पेस एक्स के साथ साझेदारी की घोषणा की है। 11 मार्च को जारी एक संयुक्त बयान में दोनों कंपनियों ने बताया कि यह समझौता भारत में स्टारलिंक की पहली पार्टनरशिप है। हालांकि ये तभी लागू होगी जब स्पेस एक्स को भारत सरकार से स्टारलिंक सर्विस बेचने की परमिशन मिलेगी। इस समझौते में स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और दूर दराज के क्षेत्रों में कनेक्शन भी देने की बात भी शामिल है। ये घोषणा तब हुई है जब कुछ हफ्ते पहले भारत के पीएम मोदी ने वॉशिंगटन में एलन मस्क से मुलाकात की थी। हालांकि अब अडानी के जियो की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। स्टारलिंक का काम दूर दराज के इलाकों को भी सैटेलाइट के जरिए तेज इंटरनेट से जोड़ना है। इसमें कंपनी एक किट उपलब्ध कराती है जिसमें राउटर, पावर सप्लाई, केबल और माउंटिंग ट्राइपॉड दिया जाता है। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए डिश को खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। iOS और एंड्रॉयड पर स्टारलिंक का ऐप मौजूद है जो सेटअप से लेकर मॉनिटरिंग करता है। स्टारलिंक पूरी दुनिया में यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट देता है। उसके पास पृथ्वी की निचली कक्षा में 7000 से ज़्यादा सैटेलाइट का दुनिया का सबसे बड़ा सैटेलाइट नेटवर्क है। सैटेलाइट धरती के किसी भी हिस्से से बीम इंटरनेट कवरेज को संभव बनाती है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान चर्चा में आ चुका है। जब लगातार चेयर की तरफ से उन्हें बोलने से रोका गया, खड़गे ने गुस्से में कह दिया कि क्या क्या ठोकना है, हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। खड़गे ने आरोप लगाया कि यहाँ पर तानाशाही चल रही है, किसी को भी बोलने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन खड़गे का ठोक देंगे कहना बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को रास नहीं आया। उन्होंने राज्यसभा में ही इस मुद्दे को उठाया और खड़गे से माफी मांगने के लिए कहा। जेपी नड्डा ने सख्त लहजे में बोला, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वर्तमान नेता विपक्ष जिनका संसद में इतना लंबा अनुभव है, उन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। ये पूरी निंदनीय है। चेयर के प्रति ऐसा शब्द का इस्तेमाल होना, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फिर भी एलओपी को माफी तो मांगनी ही चाहिए, उन्हें अपने शब्द को वापस लेना चाहिए। अब जब इस मुद्दे पर विवाद ज्यादा बढ़ा तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपके लिए कुछ नहीं बोला था, सरकार के लिए बोल रहा था। अगर मेरी बातों का बुरा लगा या ठेस पहुंची, मैं माफी चाहता हूं। लेकिन खड़गे की ये सफाई जेपी नड्डा को रास नहीं आई। उन्होंने फिर पलटवार करते हुए कहा कि अगर सरकार के लिए भी उनकी तरफ से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, इसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, ये भी निंदनीय ही है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मंगलवार को संसद सत्र के दौरान लोकसभा में अपनी बात रखते हुए मणिपुर का मुद्दा उठाया। इस बीच उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बहस भी हुई। वहीं गौरव गोगोई ने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर में बंदूक की नोक पर शांति लाने में
फेल रही है और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से राज्य का दौरा करने और लोगों की आशंकाओं और चिंताओं को सुनने का आग्रह भी किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में बंदूक की नोक पर शांति बहाल नहीं की जा सकती है और केवल राजनीतिक समाधान ही इसका रास्ता है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने संसद में बोलते हुए ट्रंप के टैरिफ का जिक्र किया। वो मणिपुर पर बोल रहे थे, फिर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को सुनना चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत ने कबूल कर लिया है कि टैरिफ घटेगा। फिर स्पीकर ओम बिरला कहते हैं ये टैरिफ कहां से आ गया बीच में। इसके बाद गौरव गोगोई बताते हैं कि मैं उत्तर देता हूं, ये टैरिफ कैसे बीच में आया। उन्होंने कहा कि ये टैरिफ हमारे ऑटोमोबाइल से जुड़ा है, ये टेक्सटाइल से जुड़ा है, ये किसानों के साथ जुड़ा हुआ है। हमारे किसानों को हमें बचाना है, इसलिए हम कौन से सब्जेक्ट पर अमेरिका को सूची दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें पीएम मोदी के लिए व्यक्तिगत होती हैं। व्यक्तिगत मामला बोलते ही ओम बिरला बीच में कूद गए। उन्होंने कहा कि जो विषय है उस पर भूलिए, आप पॉलिटिकल बात करेंगे क्या, ये तरीका ठीक नहीं, माइक बंद हो जाएगा ऐसे बोलेंगे तो। बता दें, पीएम मोदी से जब अमेरिका में अडानी को लेकर सवाल पूछा गया था तो उन्होंने इसको व्यक्तिगत मैटर कहकर टाला था। इसके बाद कांग्रेस और विपक्ष हमलावर हो गए थे और वही आज गौरव गोगोई ने संसद में बोल दिया। फिर ओम बिरला तुरंत बीच में आ गए, धमकी देने लगे माइक बंद करने की। भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ विवाद पर केंद्र सरकार ने संसद में जवाब दिया है। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि अभी तक अमेरिका ने भारत पर कोई रेसिप्रोकल टैरिफ टैक्स नहीं लगाया है। लोकसभा में एक सवाल का लिखित जवाब देते हुए वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका एक नए ट्रेड एग्रीमेंट पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें दोनों देश इंपोर्ट ड्यूटी टैरिफ को कम करने, आपूर्ति को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देश का फायदा होगा। बता दें, ट्रंप लगातार भारत पर हमला कर रहे हैं। वो कुछ न कुछ ऐसा लगातार बोल रहे हैं जिससे भारत का अपमान होता है, लेकिन पीएम मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। एक मामले में कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को स्वीकार कर लिया है। 2019 में की गई शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केजरीवाल पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की पार्षद रही नितिका शर्मा ने दिल्ली में विभिन्न जगहों पर बड़े आकार के होर्डिंग लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। शिकायत में इन सबके खिलाफ एफआईआर की मांग की गई थी। आज कोर्ट ने इस शिकायत को स्वीकार करते हुए पुलिस को 18 मार्च तक आदेश पर अमल को लेकर रिपोर्ट देने को कहा है। आरएसएस ने देश के नाम को लेकर बहस फिर छेड़ दी है और इस बात पर जोर दिया है कि इसका नाम भारत होना चाहिए। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय भोसले ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि अंग्रेजी में से इंडिया कहते हैं, लेकिन भारतीय भाषा में से भारत कहते हैं। उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा क्यों है? सवाल उठाना चाहिए, इसे ठीक किया जाना चाहिए। अगर देश का नाम भारत है तो इसे इसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। भोसले ने सितंबर 2023 में G20 डिनर के निमंत्रण का भी जिक्र किया, जिसमें राष्ट्रपति को भारत का राष्ट्रपति कहा गया है। वहीं भोसले की टिप्पणी पर एक सवाल का जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये देश अपने 3 नामों से भारत, इंडिया और हिंदुस्तान से जाना जाता है और नागरिक इसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी यानी AAC पर बड़ी कार्रवाई की है। मंत्रालय ने UAPA के तहत AAC को तत्काल प्रभाव से गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। साथ ही अगले 5 साल के लिए इस पर बैन लगा दिया है। मंत्रालय का आरोप है कि AAC के सदस्य जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए आतंकी गतिविधियों और देश विरोधी प्रचार में शामिल रहे हैं। इस एक्शन को लेकर मंत्रालय ने कहा है कि उमर फारूक की अध्यक्षता वाली अवामी एक्शन कमेटी गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त है, शामिल है। ये देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक है। आगरा खेरागढ़ से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक वृद्ध दंपति ने न्याय की गुहार लगाते हुए आरोप लगाया है कि दबंगों ने पहले उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया और फिर उनके 15 वर्षीय बेटे को गोली मारकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस पर भाई को झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया। दबंगों ने लोकल पुलिस के साथ मिलकर भाई पर भी झूठा केस लगाया ताकि रेप केस में सपोर्ट न करें। दंपति ने बताया कि परशुराम और कुंवर चंद नामक 2 दबंगों ने उनकी बेटी के साथ बलात्कार किया। जब उन्होंने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया तो उन्हें समझौते के लिए धमकाया गया। दंपति के अनुसार उनके बेटे ने बलात्कार के मामले में गवाही दी थी। इससे नाराज होकर आरोपियों ने 24 मई 2024 को उनके 15 वर्षीय बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। दंपति ने पुलिस पर आरोपियों के साथ मिलीभगत करने और उनके भाई को झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सोमवार को दंपति डीसीपी पूर्वी के कार्यालय में न्याय की गुहार लगाते हुए पहुंचे। उन्होंने अपने बेटी की तस्वीर दिखाई और रोते हुए बताया कि उनका पूरा परिवार बर्बाद हो गया। उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में आए हैं। उन्होंने महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि बलात्कारियों यानी रेपिस्टों के लिए ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें उन्हें खुलेआम नपुंसक बना दिया जाए। अपने संबोधन के दौरान राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि जो व्यक्ति महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसे घिनौने अपराध को अंजाम देता है, उसे सजा के तौर पर नपुंसक बना देना चाहिए। इससे समाज में एक सख्त संदेश जाएगा और अन्य लोग ऐसे अपराध करने से डरेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में नरेंद्र मोदी को अपना पसंदीदा अभिनेता बता दिया था। इसके बाद विपक्ष ने प्रधानमंत्री और भाजपा दोनों पर निशाना साधने का मौका बना लिया। बता दें, सीएम शर्मा ने रविवार रात जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार समारोह में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये टिप्पणी की। जब उनसे उनके पसंदीदा अभिनेता के बारे में पूछा गया तो शर्मा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नरेंद्र मोदी जी। इस पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक्स पर कहा, हम ये बात बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि मोदी जी नेता नहीं बल्कि अभिनेता हैं। देर से ही सही भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री भी कहने लगे हैं कि मोदी जी जननेता नहीं बल्कि अभिनेता हैं। वो कैमरा स्किल, टेलीप्रॉम्प्टर, वेशभूषा और लच्छेदार भाषणों में माहिर हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सीएम शर्मा को टैग करते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं भजनलाल शर्मा जी, पीएम मोदी अच्छे एक्टर हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने लग जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से इस बातचीत का वीडियो साझा करते हुए कहा, भाजपा के मुख्यमंत्री और नेता खुद मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा अभिनेता इस देश में न कभी हुआ है और न कभी होगा। हालांकि भाजपा प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने दावा किया कि मुख्यमंत्री से पूछा गया सवाल उनके पसंदीदा हीरो के बारे में था। महाराष्ट्र में मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने एक नई शुरुआत कर दी है। उन्होंने महाराष्ट्र में मल्हार सर्टिफिकेशन की शुरुआत की है। इसके तहत राज्य भर में झटका मटन बेचने वाली दुकानों का रजिस्ट्रेशन करा जाएगा। इसके लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। मीट की दुकान चलाने वाले हिंदू लोगों को यह सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। मल्हार सर्टिफिकेट लेकर सिर्फ झटका मीट बेचा जाएगा। नितेश राणे ने लोगों से अपील की है कि वो लोग केवल प्रमाणित हिंदू विक्रेताओं से ही मांस खरीदें। उन्होंने कहा, इस मल्हार सर्टिफिकेट का अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए और हिंदुओं को बिना मल्हार सर्टिफिकेट वाली दुकानों से मांस नहीं खरीदना चाहिए। यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि होली के रंग से जिसे भी ज्यादा दिक्कत हो रही है वो हिजाब पहन ले। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जैसे मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं, पुरुष भी हिजाब पहन लें। हिजाब इसलिए पहने जिससे आपकी टोपी और शरीर सुरक्षित रहे। अब मंत्री के इस बयान पर बवाल हो गया है, इसकी आलोचना की जा रही है। बता दें, इससे पहले योगी के पुलिस अधिकारी और खुद योगी कह चुके हैं कि दोपहर 2 बजे तक हिंदुओं को होली खेलने दें, उसके बाद नमाज अदा कर लें। सीओ अनुज चौधरी ने भी कहा था कि रंग से अगर दिक्कत है तो घर में नमाज पढ़ी जाए। अब उन्हीं बयानों के बाद एक कदम आगे बढ़कर मंत्री रघुराज सिंह ने विवादित बयान दे दिया। उत्तर प्रदेश में संभल की पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी के होली के त्योहार और जुमे की नमाज से जुड़े बयान पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती बोली हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है कि जैसा कि विदित है कि इस समय रमजान चल रहे हैं और इसी बीच जल्दी होली का भी त्योहार आ रहा है, जिसे मद्देनजर रखते हुए यूपी सहित पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को इसे आपसी भाईचारे में तब्दील करना चाहिए, तो ये सभी के हित में होगा। उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति न करने और सभी धर्मों के अनुयायियों को बराबर मान सम्मान करने की सलाह दी है। उन्होंने ये भी लिखा है कि संभल की तरह अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं तथा इनको कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल 22 मार्च को चेन्नई में परिसीमन मुद्दे पर विचार विमर्श में भाग लेगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के निर्देश पर डीएमके नेता दयानिधि मारन और तमिलनाडु के आईटी मंत्री ने मंगलवार को पटनायक से मुलाकात की, जिसके बाद बीजेडी ने इसमें भाग लेने पर सहमति जताई। बता दें, स्टालिन ने जनसंख्या आधारित परिसीमन के खिलाफ अलग अलग राजनीतिक दलों से समर्थन जुटाने के लिए एक संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक बुलाई थी। बता दें, दक्षिण भारत के राज्यों के नेताओं को डर है कि वो लोकसभा सीटों पर हार जाएंगे, सीटें कम हो जाएंगी। अमेरिका यूक्रेन के अधिकारियों के बीच सऊदी अरब में बातचीत जारी है। इस बीच यूक्रेनी सांसद
ओलेक्सी गोंचारेंको ने कहा है कि मॉस्को पर रात भर हुए हमलों से साबित होता है कि यूक्रेन रूस पर बड़ा और गंभीर हमला करने में सक्षम है। बीबीसी से बात करते हुए गोंचारेंको ने कहा, ये एक साफ संदेश है कि हमारे पास भी कुछ ताकत है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान की ओर इशारा किया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि शांति वार्ता में रूस के पास ज्यादा ताकत है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।